स्वागत आपका। चलिए आज हम लोग देखते हैं एक शब्द को सीखेंगे कि मॉब लिंचिंग क्या है। देखिए हमने जैसा कि लिखा हुआ है मॉब लिंचिंग, इस शब्द को हम लोग समझेंगे। वैसे आपने ये शब्द जरूर सुना होगा, किसी मीडिया चैनल पे आपने ये जरूर देखा होगा, सुना होगा। तो आज इसी के बारे में डिटेल में चर्चा करेंगे, ये मॉब लिंचिंग क्या होता है और जो है इससे इसके इसको रोकने के लिए हमारे पास क्या व्यवस्थाएं हैं या फिर इससे क्या प्रभाव पड़ता है हमारे समाज में। इन सारी चीजों को आज हम लोग इस वीडियो में समझने का प्रयास करेंगे। तो चलिए देखते हैं मॉब लिंचिंग शब्द को पहले। तो मॉब लिंचिंग शब्द दरअसल जो है, यहाँ पे जो मॉब शब्द है, मॉब शब्द जो है यहाँ पे भीड़ को दर्शाता है। मॉब का मतलब होता है भीड़, और यहाँ पे लिंचिंग शब्द, लिंचिंग का अर्थ होता है गैर कानूनी तरीके से, गैर कानूनी तरीके से किया गया हत्या। तो ये यहां पे लिंचिंग शब्द का अर्थ होता है। तो इन दोनों को अगर आप जोड़ेंगे तो पाएंगे कि भीड़ के द्वारा, इसका अर्थ जो निकलेगा भीड़ के द्वारा किया गया हत्या। तो ये इस शब्द का मतलब होता है। अब जरा सोचिए, ये लगातार जो है आप इसको आप सुने होंगे, ये लगातार जो है चर्चाएं होती है इसके बारे में, और हमारे समाज में ये चीजें अक्सर आपको देखने को मिलेगा कि किसी भीड़ के द्वारा, किसी खास गुट के द्वारा किसी व्यक्ति का जान ले लिया गया। और ये लगातार जो है चीजें हमारे समाज में बढ़ता हुआ दिख रहा है। और जब ये बढ़ता है तो सबसे बड़ा चुनौती जिस सिस्टम को जाता है वो होता है हमारा जुडिशियल सिस्टम को। तो क्योंकि हमने जो जिम्मेदारी दिया हुआ था, हमने जो न्यायिक व्यवस्था को मैनेज करने के लिए, इसको जो है बेहतरीन तरीके से चलाने के लिए जिसको हमने जिम्मेदारी सौंपा है, वो हमारा जुडिशियल सिस्टम होता है। तो जरा आप सोचिए कि हमारा जो जुडिशरी है, तो हमारा जुडिशरी जो यहाँ पे क्या हो जाता है, इस सिस्टम क्या होता है, इस सिस्टम पे, जुडिशरी सिस्टम पे हमारा यहाँ पे एक प्रकार से अप्रासंगिकता को दर्शाता है। अब जरा सोचिए, हमारे जुडिशरी को ये काम दिया गया था कि किसके साथ जो है हमें न्याय कैसे करने हैं, किसे हमें, किसका जो है, किसके साथ हमें जो है ना क्या न्याय देना है। अगर कोई व्यक्ति हत्या करता है तो उसको जो है किस तरह का सजाएं मिलेगा, यदि कोई रेप करता है तो उसको क्या सजा मिलेगी, ये सारा तय करने का अधिकार केवल और केवल जो है जुडिशरी सिस्टम को था। लेकिन आज व्यक्ति खुद करने लग गया है, एक भीड़ खुद ये तय करने लग गया है कि किसे जो है सजा देना है। तो अगर ये भीड़ ही करेगी तो जरा सोचिए, इस जुडिशरी को हमने क्यों बनाया था, इस जुडिशरी सिस्टम को हमने क्यों बनाया था। इसके आप जरा सोचेंगे तो आपको एक बहुत ही जो है विचित्र कल्पनाएं नजर आएगी कि अगर ये चीजें लगातार अगर भीड़ करता रहा तो हमारे यहाँ पे एक प्रकार से डेमोक्रेसी को भी एक प्रकार से क्या हो जाएगा, यहाँ पे चुनौती मिलना चालू हो जाएगा। और आप देखेंगे ये सारी घटनाएं लगातार हमारे डेमोक्रेसी को कमजोर करने का प्रयास करता है, हमारे लोकतंत्र को कमजोर करने का प्रयास करता है। तो जरा सोचिए कि सबसे बड़ा जो है एक सिस्टम पे, जो यहाँ पे जो सबसे ज्यादा जो है जिसको चुनौती मिलता है, वो हमारा जुडिशियल सिस्टम होता है। क्योंकि न्याय देना किसी कोई व्यक्ति नहीं दे सकता है। कई बार ये आरोप कुछ पुलिस कर्मियों पे भी लगता है कि जब वहां पे कोई केस फाइल करवाने जाता है तो क्या होता है, वो खुद ही न्याय देने का प्रयास करता है। कई बार जो है जो है ये चीजें आता है सामने कि घूस लेता हुआ कई बार जो है ना पुलिसकर्मी पकड़े जाते हैं, और वो वहीं पे क्या करते हैं, मामले को निपटारा करने का प्रयास करता है। अगर दो पक्ष गए हैं तो दोनों पक्ष से कई बार क्या करता है, वो कुछ पैसे लेके मामले को रफा दफा करने का प्रयास करता है। जो कि यहां से भी क्या होता है, हमारे जुडिशरी को एक चुनौती मिलता है। तो आप जरा सोचिए, ये जिम्मेदारी ना कार्यपालिका का है ना विधायिका का है, ये जिम्मेदारी केवल और केवल जो है जुडिशरी का था कि न्याय केवल ये संस्थान करेगा। लेकिन आज न्याय हर कोई करने पे तुला हुआ है, और ये चीजें जो है हमारे देश के लिए एक सही संकेत तो कम से कम नहीं है। तो आप जरा सोचिए, इसी प्रकार से भीड़ क्या कर रहा है, भीड़ कई बार क्या कर रहा है, लोगों को जो है उसकी हत्या कर रहा है। और ऐसे कई सारे खबर जो आपने आए दिन सुना होगा। जैसे 2015 का केस आपने सुना होगा, जो अखफाक और जो है उसके बेटे दानिश को जो है मारा गया था। वो जो है ये घटना जो आपने सुना होगा। उसी प्रकार से 2020 में गुजरात का एक केस है, जो डर के
कई बार ये अफवाह फैलाया गया था कि डर की वजह से एक साधु की हत्या की गई थी। तो अब जरा सोचिए, ये सारे घटनाएं जो है एक प्रकार से रोंगटे खड़े करता है और हमारे लगातार जुडिशरी को कमजोर करने का प्रयास ये करता है। तो अब जरा सोचिए, ये सब होने के पीछे का कारण क्या होता है? ये सब पीछे इसके पीछे का क्या रीजन है कि ये सब घटनाएं क्यों होता है? तो इसमें सबसे बड़ा जो रीजन निकल के आता है हमारे बीच, वो है धार्मिक कट्टरता। तो धार्मिक कट्टरता क्या है? इसे क्या करता है? ये करने के प्रति क्या करता है? व्यक्ति को एक्टिव करता है। तो यहां पे सबसे पहला रीजन में जो निकल के आता है वो धार्मिक कट्टरता होता है। धार्मिक कट्टरता, हम ये कई बार होता है कि लोग अपने धर्म से निश्चित रूप से क्या करते हैं? प्रेम करते हैं, होना भी चाहिए। लेकिन आप अपने धर्म से क्या करते हैं? प्रेम करके किसी दूसरे धर्म से नफरत करना, ये तो ठीक नहीं है। तो यहां पे मेन वजह ये होता है कि अपने धर्म से लोग, कई बार जो धार्मिक कट्टर लोग होते हैं, अपने धर्म से तो वो बहुत ज्यादा प्रेम करते हैं, लेकिन दूसरे धर्म से क्या करते हैं? वो नफरत करते हैं। जबकि होना ये चाहिए कि जो अपने धर्म से प्रेम करे, दूसरे धर्म से अगर आपको प्रेम नहीं आ रहा है तो नफरत भी मत करिए। तो ये चीजें होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे इसके विपरीत जाता है। इस केसेस में क्या होता है? वो धार्मिक कट्टर जो होते हैं वो अपने धर्म को ही सर्वोच्च मान के दूसरे धर्म को बुरा साबित करने का प्रयास करता है। दूसरा हमारे यहाँ पे सोशल मीडिया। आज के डेट में आप देखेंगे तो सोशल मीडिया क्या हो गया है? एक ऐसा प्लेटफॉर्म हो गया है जहां पे कोई भी किसी के प्रति भी कुछ भी लिख रहा है, जिसके वजह से क्या होता है? जिसके वजह से यहाँ पे गलत मैसेजेस एक दूसरे के प्रति मिलता है, जिसके वजह से भी ये भी एक रीजन बनता है इसको जो है ना अंजाम देने के लिए, मॉब लिंचिंग जैसे जो कार्यों को अंजाम देने के लिए। और आज के डेट में एक चीज और भी देखेंगे, जो बहुसंख्यक अल्पसंख्यक के बीच भी एक अंतराल बन गया है। जो बहुसंख्यक लोग हैं, बहुसंख्यक हो गए या अल्पसंख्यक हो गए, तो ये इसमें क्या हो गया है? एक गैप बनना चालू हो गया है, एक अंतराल आना चालू हो गया है। बहुसंख्यक जो है अपना ही यूनिटी बनाने पे लगे हुए हैं, अल्पसंख्यक अपना यूनिटी बनाने पे लगे हुए हैं। अरे भाई, हम सब देश के जितने सारे लोग हैं वो सब भारतीय हैं, और भारतीयों में अगर जो है ना खंडन होना स्टार्ट हो जाएगा तो ये भारत जो सपना हमने देखा हुआ था, हमारे जो पूर्वजों ने सपना देखा था, वो कैसे साकार होगा? तो यहाँ पे आप देखेंगे तो बहुसंख्यक और अल्पसंख्यक में एक अंतराल दिखना चालू हो गया है, जिसके वजह से भी एक रीजन बनता है मॉब लिंचिंग का। हमारे पास क्या है? यहाँ पे आप देखेंगे तो एक ठोस कानून भी इसके लिए नहीं है। इसको मैनेज करने के लिए, इस घटना को मैनेज करने के लिए क्या हो गया है? हमारे पास कोई ठोस कानून भी नहीं है, जिसके वजह से भी क्या होता है? ये लगातार लोग अंजाम देते हैं ऐसे कार्यों को। और आप देखेंगे तो आज के डेट में प्रशासनिक जो है ना, प्रशासनिक जो लापरवाही को भी देखा जा सकता है। यहाँ पे प्रशासन के लापरवाही को भी यहाँ पे देखा जा सकता है। और साथ ही साथ आप देख सकते हैं कि हमारे यहाँ पे न्याय व्यवस्था में कई बार देरी होती है। आप देखेंगे सालों से किसी का केस चल रहा है, अब तक जो इसका सॉल्यूशन नहीं निकल पाया है। तो एक रीजन यह भी होता है कि यहाँ पे न्यायिक व्यवस्था में क्या होता है? हमारा विलंब होता है। यहाँ पे विलंब होना, देरी होना, यह भी एक रीजन यहाँ पे माना जाता है मॉब लिंचिंग का। तो इसके लिए हमारे पास क्या प्रावधान है? ये सारे रीजन हो गए, ये सब कारण है जिसके वजह से मॉब लिंचिंग कई बार होता है। ये सब चीजें अगर ये सारी चीजों को ठीक कर पाए तो शायद हम इस प्रॉब्लम को, शायद इसको निपट सकते हैं। तो इसको रोकने के लिए हमारे पास क्या प्रावधान है? इसको रोकने के लिए हमारे पास क्या क्या प्रावधान है, इसको देख लेते हैं। तो इसको रोकने के लिए सबसे बड़ा जो हमारे पास है, देखिए कोई ठोस कानून, जैसा कि मैंने कहा कि कोई ठोस कानून हमारे पास नहीं है। तो कैसे इसको मैनेज करते हैं? तो आईपीसी के सेक्शंस को ही हम क्या करते हैं? इसमें मैनेज करने का प्रयास करते हैं। देखिए यहां पे आईपीसी का जो सेक्शन हमारे पास होता है, जो इसको रोकने के लिए, रोकथाम के लिए जो प्रावधान हमारे पास है, प्रावधान आप देखेंगे तो आईपीसी का हमारे पास सेक्शन, आईपीसी क्या होता है? तो इसको बोलते हैं इंडियन पिनल कोड। इसका मतलब होता है कि जो पुलिस व्यवस्था को जो मैनेज करने का जो प्रयास करता है, जो कोड जो यहाँ पे जो मैनेज करता है, वो आईपीसी होता है। जो 1860 का हमारा कानून है जो पुलिस के द्वारा इस्तेमाल में लाया जाता है, पुलिसों के द्वारा। तो यहाँ पे आईपीसी में जो है कुछ सेक्शंस को ही हमने ले लिया है इससे निपटने के लिए। इसके लिए जो हमने क्या किया है, आईपीसी का एक धारा 302 है।
धारा 302, इसी प्रकार से धारा 307, इसी प्रकार से हमने जो लिया हुआ धारा 323, ये हमारा हत्या के लिए है, और इसी प्रकार से ये हमारे जो है हत्या का प्रयास के लिए है। और यहां पे ये क्या हो गया है, 323 में अगर हम देखें तो यहां पे 323 में प्रयास करते हैं कि जानबूझकर हत्या, घायल। तो इसमें क्या होता है, जानबूझकर घायल करने का प्रयास कई बार होता है। और इसी प्रकार से 147 और 148 धारा हमारे पास है, वो क्या करता है, तो यहां पे दंगा फसाद जैसे काम को जो अंजाम देता है इसके लिए है। और यहां पे एक सेक्शन हमारे पास 149 है। इस धारा में क्या होता है कि बिना आज्ञा के विपरीत जाके क्या करता है, आज्ञा के विपरीत वो जाके क्या करेगा, भीड़ को इकट्ठा करेगा। भीड़ को इकट्ठा करने, कई बार रोका जाता है इसके बावजूद भी भीड़ को इकट्ठा करना। तो ये सारे जो है हमारे पास जो धाराएं हैं, ये सारी धाराओं को हम लोग क्या करते हैं, इसमें यूज में लेने का प्रयास करते हैं। मॉब लिंचिंग को मैनेज करने के लिए यही सारे कानून जो है वर्तमान में क्या करते हैं, हम यहाँ पे इसको मैनेज करने का प्रयास करते हैं। लेकिन इसके लिए आज तक कोई सेपरेट जो हमारे पास यहाँ पे कोई एक्ट नहीं बन पाया है, अधिनियम नहीं बन पाया है, कोई कानून नहीं बन पाया है, जिसकी जरूरत वर्तमान में हमें प्रतीत हो रही है। तो ये सारे काम हमें क्या, ये सारे जो है ना कार्य जो है ना, ये प्रावधान के रूप में हमने जो यहाँ पे किया हुआ है, वो सारे सेक्शन जो है 302 हो गया, 307, 323, 147, 48, 149, ये सारे सेक्शन जो है इस काम को रोकने के लिए अभी हम वर्तमान में इस्तेमाल में लेते हैं। चलिए देखते हैं इसका प्रभाव क्या होता है। इसका प्रभाव क्या है, देखिए आईपीसी के जितने सारे सेक्शंस हैं उसको मैं कभी डिटेल में सारे सेपरेट जो है ना वीडियोस के रूप में तो आगे मैं लेके आऊंगा। ऐसे अभी हमें केवल मॉब लिंचिंग को समझना है, इसलिए मैंने अभी इसमें डिटेल में चर्चा करने से बचा है। अब देखिए इसके पीछे जो है ना, यहाँ पे देखिए इसका प्रभाव क्या होता है हमारे समाज में या फिर हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, इसका क्या प्रभाव पड़ता है। तो हमने जो संविधान लिया है, सबसे पहली बात तो इसका प्रभाव ये होता है कि हमारे संविधान में जो लिखी हुई जो बातें हैं उसके विरुद्ध जाता है ये। तो संविधान के विरुद्ध जा रहा है ये, तो जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है इसके विपरीत जा रहा है। और दूसरी बात यहाँ पे आता है कि जो हमारा आर्टिकल 21 है, जो हमारे संविधान में लिखा हुआ जो आर्टिकल 21 है, राइट टू लाइफ, जीवन का अधिकार, गरिमामय तरीके से जीवन का अधिकार, उसको भी क्या करता है, ये चैलेंज करता है। तो यहाँ पे दूसरी चुनौती ये हो जाती है कि यहाँ पे आर्टिकल्स को क्या करता है, ये प्रभावित करता है हमारे संविधान में। और इस प्रकार से क्या होता है, जो समाज में आप देखेंगे हमारे यहाँ पे क्या होता है, जो विदेशी निवेश है, विदेशी निवेश जो हम करते हैं वो क्या करता है, कई बार क्या होता है हमारे यहाँ पे, वैसे भी आप देखेंगे जॉब को लेकर कई सारी क्राइसिस है हमारे यहाँ पे, दिक्कतें हैं। यदि कोई विदेशी कंपनी हमारे यहाँ पे आता, यदि कोई हमारी विदेशी कंपनी हमारे यहाँ पे वो अपने फैक्ट्रीज को लगाता, तो हम में से कईयों को जॉब मिलता। तो जब जॉब मिलता तो हमारी लाइफस्टाइल बेहतर होती। लेकिन क्या होता है, जब ऐसे कारनामे किसी देश में हो रहे होंगे, मॉब लिंचिंग जैसे घटनाएं हो रही होगी, तो वो क्या करेंगे, हमारे जैसे कंट्री, ऐसे कंट्री में वो आना पसंद करेंगे क्या, बिल्कुल नहीं आना पसंद करेंगे। तो ऐसी स्थिति में क्या होगा, यहाँ पे जो विदेशी निवेश है वो लगातार कम होगा। तो ये भी एक चीजें हम यहाँ पे देख सकते हैं। इसी प्रकार से जो जब ग्लोबल लेवल पे, पूरे अंतरराष्ट्रीय लेवल पे हमारा जो शांति का जो स्तर निकाला जाता है, जो ग्लोबल पीस इंडेक्स जिसको हम लोग कहते हैं, ग्लोबल पीस इंडेक्स जो निकलता है वो लगातार हमारा गिर रहा है। अंतरराष्ट्रीय लेवल पे हमारी छवि खराब होती है इससे, कि वहां पे जो मॉब लिंचिंग की घटनाएं लगातार जो है इंक्रीज हो रही है। तो ये सारी चीजें क्या करता है, यहाँ पे हमारे यहाँ पे इसको प्रभावित करने का प्रयास करता है। तो आप देखेंगे इसी प्रकार से जो इसको हम लोग कहते हैं ना, यूनिटी, एकता, और जो डाइवर्सिटी, हम अपने आप में यहाँ पे उसको मानते थे, गुणगान करते हैं, लेकिन उसको भी क्या करता है, ये चुनौती देने का प्रयास करता है और यहाँ पे असंतोष के भावनाओं को पैदा करता है। तो ये सारी चीजें क्या करता है, यहाँ पे प्रभाव ये दिखाता है मॉब लिंचिंग से। तो ये सारी चीजें आप समझ पा रहे होंगे। देखिए बाबा साहब अंबेडकर या महात्मा गांधी या पटेल, मौलाना कलाम, ऐसे तमाम तरह के लोगों का जो है सपना था
कम से कम ऐसे भारत का तो बिल्कुल भी नहीं था। वो हमेशा से सोचते थे कि बराबरी हो, सबों में बराबरी हो, यहाँ पे जो ना बंधुता भाईचारे के साथ वो रहे, और जो है सब जो है जितने सारे लोग हैं वो मिलजुल के रहें, बिना डर बिना भय के वो जीवन यापन करें, बिना डर के वो जीवन यापन करें, और इस तरीके से सब मिलजुल के रहें। ये सारी कल्पनाएं वो हमेशा करते थे। हमारे संविधान को इसी इंटेंशंस को लेकर उन्होंने बनाया था। लेकिन जब ये घटनाएं सामने आती है तो वो बातें हमें कहीं ना कहीं लगता है कि उससे हम अभी कोसों दूर हैं। तो ये सारी चीजें जो है, जरा सोचिए, इतने बेहतरीन भारत का हमारे पूर्वजों ने सपना देखा, उसको लगातार हम ध्वस्त करने का प्रयास कर रहे हैं। तो ये सारी चीजें ये घटना के माध्यम से हो रहा है। तो ये इस वीडियो में आपको ये सारी बातें समझ आई होगी कि मॉब लिंचिंग क्या है, इसके प्रभाव क्या होते हैं, ये तमाम तरह की चीजें आज आपको इस वीडियो के माध्यम से समझने को मिला होगा। उम्मीद करते हैं जल्द ही मिलते हैं किसी दूसरे वीडियो में। थैंक यू सो मच।